कई हजार सालों में एक बार कुछ ऐसे खतरनाक क्रिएचर्स हेल का गेट ओपन करके बाहर आते हैं जो पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म करने की ताकत रखते थे। लेकिन जब उन सारे क्रिएचर्स का किंग पृथ्वी पर आएगा तो क्या होगा? इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे वर्कर्स को दिखाते हुए जो कि माइनिंग फैक्ट्री के एरिया में काम करते थे। उनका यही जॉब था कि जमीन में होने वाली एक्टिविटीज पर रिसर्च करना। ये सब इसीलिए ताकि माइनिंग फैक्ट्री के काम को अच्छी तरीके से किया जा सके। अब वहाँ पर वो वर्कर्स एक एम्प्लॉय का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उन सभी को कैमरे पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। सभी एक साथ बैठकर उन्हें ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, पर उन्हें क्या पता कि अब देर हो चुकी है। एक एम्प्लॉय जब आवाज की तरफ बढ़ता है तो पता चला कि वहाँ पर एक अजीब तरीके का क्रिएचर है और ये क्रिएचर माइनिंग एरिया के बहुत ही डीप वाले रीजन से निकला है। उस क्रिएचर ने तुरंत ही आदमी के ऊपर हमला कर दिया और उसे मारने लगा। वहाँ पर एकदम से हड़बड़ी मच जाती है और भारी संख्या में उड़ने वाले क्रिएचर्स बाहर निकलने लगे थे। किसी को नहीं आइडिया कि ये क्रिएचर्स कहाँ से आ रहे हैं। माइनिंग एरिया के बहुत ही अंदर तक खुदाई करने के कारण शायद कोई गेट ओपन हो गया है। ये गेट और कोई नहीं बल्कि हेल गेट था। इसके अंदर से ही भारी भरकम संख्या में कई क्रिएचर्स निकलने लगे थे। ये क्रिएचर्स इंसानों को देखते ही उन पर झपट्टा मार देते। इंसानों की आबादी इतनी तेजी से कम होती जा रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता। जब सारे देशों की मिलिट्री को इस बारे में पता चला तो वो एकजुट हो गए इन क्रिएचर्स से फाइट करने के लिए। बड़े बड़े सिटीज को इवैक्यूएट कर दिया गया ताकि इनसे बचा जा सके और अब इन क्रिएचर्स को मारने की पूरी जिम्मेदारी मिलिट्री ऑफिसर्स पर थी। वो सारी वेपनरी का यूज करते हैं इन क्रिएचर्स को खत्म करने के लिए। नेवी, एयरफोर्स और सभी टाइप के आर्म फोर्सेस उनसे लड़ाई करने में लग गए थे। कई महीनों तक इसी तरीके से क्रिएचर्स और इंसानों के बीच लड़ाई चलती रही। हेल से निकलने वाले उन क्रिएचर्स ने काफी नुकसान कर दिया था। न्यूयॉर्क जैसी फाइनेंशियल स्टेबल सिटीज को भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया जाता है। बड़ा अच्छी बात तो ये हुई कि मिलिट्री सोल्जर्स ने उन्हें मार गिराया। भले ही उसमें इन्हें टाइम लगा, लेकिन हर एक क्रिएचर को खत्म कर दिया जाता है। उन्हें आदेश मिले थे कि जहां भी क्रिएचर्स दिखाई दे उन्हें शूट कर दिया जाए। अब यहाँ इंसानों को नुकसान तो हुआ था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़े खतरे से बच चुके थे। ये खतरा फ्यूचर में वापस ना आए, इसीलिए कई सारी कम्युनिटीज बनाई गई। इन कम्युनिटीज में अपने रीजन को उस तरीके से प्रोटेक्टिव बना दिया गया था जिससे कि अगर आगे चलकर हमला भी हो तो वो अपने आप और सारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सकें। धीरे धीरे अब यहाँ पर समय बीतता चला गया। हमें तो अब यहाँ पर पूरे 15 साल बाद का मोमेंट दिखाया जाता है। डेव नाम का एक आदमी किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया करता था और वो अपना जॉब बखूबी निभाता है। उसका काम था एनिमल से रिलेटेड सारी चीजों को सॉल्व करना। अब इतना मेहनत करने के बावजूद भी कंपनी डेव को ज्यादा पे नहीं करती। बेचारे डेव को घर चलाने के लिए अपना ये काम करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ हमें डेव की वाइफ लारा को दिखाया गया जो कि स्कूल में एक टीचर का काम करती थी। लारा परफॉर्म तो अच्छा करती है, लेकिन उसका एक साथी जिसका नाम मिल्टन था वो हमेशा उसके साथ फ्लर्ट करता और बाहर खाने के लिए इनवाइट करता। अब इतने समय से बोलने के कारण लारा मिल्टन का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि हाल ही में डेव के साथ उसका झगड़ा हुआ था। शायद वो अपनी लाइफ को किसी और पार्टनर के साथ इमेजिन करती है। हमें तो अब स्कूल के बाहर लारा का बेटा टाइलर दिखाया गया। टाइलर अपने दोस्तों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड मैडी का वेट कर रहा था, जिसके आने के बाद वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। मैडी अब बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि इक्लिप्स वापस से होने वाला है। इक्लिप्स एक ऐसा मोमेंट था जब पूरी तरह चांद एकदम से काला पड़ जाएगा। सभी को लगता था कि ये वो समय होगा जब वो खतरनाक क्रिएचर्स वापस से पृथ्वी पर आएंगे, यानी वो मोमेंट कई साल पहले आया था। पर टाइलर यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड मैडी को समझाता है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली। हम सब पहले से प्रिपेयर हैं और अगर क्रिएचर्स आ भी गए तो मिलिट्री उन्हें हरा देगी। इन चीजों के बोलने के बाद शायद मैडी को थोड़ा सा सुकून मिलता है। अब हमें डेव को दिखाया गया जो अपने बेटे टाइलर के साथ घर पर आया होता है। डेव और लारा के बीच अभी भी डिस्कशन चालू थे और वो शायद एक दूसरे के साथ नहीं रहे थे। न्यूज पर भी अब साफ दिखाया जा रहा था कि अगले दिन ही वो समय होगा जब क्रिएचर्स इस दुनिया में वापस आएंगे। बट डेव भी इन चीजों पर भरोसा नहीं करता। अब अचानक डेव को उसके अंकल का कॉल आता है जो बताने लगी कि तुम अपनी पूरी फैमिली को लेकर मेरे शेल्टर में आ जाओ, क्योंकि डेव के अंकल ये मानते थे कि क्रिएचर्स इस दुनिया में वापस आने वाले हैं। ये सब इसीलिए क्योंकि हाल ही में समुद्र में से कई सारे मछली और जानवर बाहर निकल रहे हैं और शायद यहाँ पर डेव के अंकल का शक सही निकलता है। एक मिलिट्री के माइनिंग फैक्ट्री के अंदर से हमें एक क्रिएचर दिखाई दिया जो पहली बार बाहर निकल रहा था। वो पहले से बहुत ही खतरनाक और डरावने लग रहे थे। चारों तरफ अलार्म बजने लगा जिससे मिलिट्री ऑफिसर चौकन्ने हो जाते हैं। हमें तो डेव दिखाया गया जो अपनी वाइफ लारा से बात करता है और उसने कह दिया कि तुम टाइलर को मेरे घर पर लेकर आओ।
लेकिन डेव टाइलर के साथ और वक्त गुजारना चाहता था। बट टाइलर का तो कुछ और ही प्लान होता है, वो तो मैडी के पास जाना चाहता था। इसीलिए अब बिना किसी को बताए वो चला जाता है मैडी से मिलने के लिए। डेव जब थोड़ी देर बाद टाइलर के कमरे में गया तो उससे टाइलर का मैसेज मिलता है। ये सारी बातें लारा को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए वो मिल्टन को बुलाकर पूछने लगी कि टाइलर आखिर कहाँ पर मौजूद है। फोन ट्रैकिंग की मदद से मिल्टन पता लगा लेता है कि वो किसी गार्डन में आराम कर रहा है। टाइलर तो मैडी के साथ था और यहाँ मैडी काफी उदास होती है क्योंकि मैडी के मॉम एंड डैड उसे छोड़कर चले गए। टाइलर ने तो यहाँ मैडी से साफ साफ प्रॉमिस कर दिया कि वो कभी नहीं उसे छोड़कर जाएगा। अब दोनों बैठे हुए होते हैं, तभी आसमान में कई सारी बर्ड्स उड़ने लगे थे। ये बर्ड्स मानो किसी से डरकर दूसरी तरफ जा रहे हो। हमें तो दिखाया गया कि शहर से कई सारे सिटीजन्स अपनी कार से कहीं दूर जा रहे हैं। डेव भी उनमें शामिल था जो टाइलर को ढूंढता है। लेकिन अब उसने जब देखा कि चारों तरफ पंखियां उड़ रही हैं तो वो भी चौंक गया। डेव तुरंत ही गाड़ी में बैठकर टाइलर को आवाज देता है। अब हमें माइनिंग एरिया का सीन दिखाया जा रहा था जहां सारे सोल्जर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स सिक्योरिटी के लिए जांच पड़ताल करते हैं। वो क्रिएचर जो सबसे पहले बाहर निकला था उसने एक सोल्जर पर भी हमला कर दिया। बहुत बुरी तरीके से मारने के बाद वो दूसरों के पास भी जाता है। अब मिलिट्री ऑफिसर ने जब उसे देखा तो वो लगातार उस पर फायर करने लगे। बट यहाँ पता चलता है कि नॉर्मल बुलेट्स का उन क्रिएचर की बॉडी पर कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था। वो तो और ज्यादा ताकतवर होकर इंसानों पर हमला करने लगे। दूसरी तरफ डेव किसी भी तरीके से अपने बेटे टाइलर को ढूंढ लेता है। वो तो टाइलर और मैडी को लेकर कहीं सेफ जगह पर जाने लगा। अच्छी बात और हो गई कि सारा और मिल्टन भी कार लेकर वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने कार में सभी को बिठाया और वहां से सेफ जगह पर जाने लगे। दरअसल मिलिट्री ऑफिसर ने कुछ ऐसे बंकर्स बनाए होते हैं जहां पर मुसीबत के समय छुपा जा सकता था, तो इसीलिए मिल्टन उन सभी को उसी रास्ते पर लेकर जा रहा होता है। चारों तरफ ट्रैफिक लगी हुई थी, इसीलिए कार का पास होना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी भी तरीके से वो शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं। अब पता चला कि शेल्टर बहुत कम है और लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मिलिट्री ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि वो शेल्टर के अंदर सिर्फ वोमेन और बच्चों को लेंगे, बाकी और किसी को यहाँ पर आना अलाउड ही नहीं है। डेव यहाँ पर अपनी वाइफ, बेटे और बेटियों को अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन टाइलर इस तरीके से अपने फादर डेव को छोड़ना नहीं चाहता था। बाहर रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो इसीलिए टाइलर अंदर नहीं जाता और अपने फादर डेव के पास वापस आता है। सारा और मैडी भी उनके साथ चले आए थे और अगले ही मोमेंट में शेल्टर बंद हो जाते हैं, यानी अब किसी को भी अंदर नहीं लिया जाएगा। लारा थोड़ा सा गुस्सा हो गई क्योंकि डेव की वजह से उनके बच्चों की जान खतरे में पड़ चुकी है। अब यहाँ मिल्टन के हिसाब से उन्हें किसी स्कूल वाले एरिया में जाना होगा क्योंकि उस जगह पर बेसमेंट जरूर होगी, लेकिन अभी भी सड़कों पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगे होते हैं। अब थोड़ी देर के अंदर इक्लिप्स स्टार्ट हो जाता है और भूकंप भी आने लगे थे। चारों तरफ एकदम से अंधकार छा गया था, मानो कि पूरी पृथ्वी खत्म होने वाली है। हमें अब उस माइनिंग एरिया में दिखाया गया जिसके एक ओपनिंग के अंदर से कई सारे क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। ये वही सारे खतरनाक क्रिएचर्स हैं जो सालों पहले पृथ्वी पर आए थे और अब तो उनकी क्वांटिटी पहले से ज्यादा लग रही होती है। इन पूरे क्रिएचर्स में जमीन पर चढ़ने वाले और हवा में भी उड़ने वाले क्रिएचर्स थे। सभी एक एक करके बाहर निकलते हैं और अपनी पूरी आर्मी के साथ हमला करने लगते हैं। जमीन से लेकर आसमान तक उन क्रिएचर से भर चुका था। डेव को इस बात का एहसास होता है, इसीलिए वो सभी को एक सेफ जगह पर लेकर जाना चाहता था जिसके बारे में उसे पहले से पता है। डेव तो अब तुरंत ही अपनी पूरी फैमिली को लेकर कार में बैठ जाता है क्योंकि एक सेफ जगह पर जाना जरूरी था। रास्ते में डेव उस थियरी के बारे में बात कर रहा होता है जिसके अंदर गॉड ही इन क्रिएचर्स को पृथ्वी पर भेजते हैं। ये कई सालों में एक बार होती है ओवर पॉपुलेशन को कम करने के लिए, और शायद इसी वजह से आज वो दिन आ चुका है जब ये क्रिएचर्स पृथ्वी पर आए हैं। अब यहाँ डेव को सबसे पहले एक ही सोल्यूशन याद आता है कि वो अपने अंकल टेड के पास चले जाए। उसके अंकल का तो एक बंकर था जहाँ पर वो सेफ रह सकते हैं। उसका एड्रेस भी डेव को पता होता है, तो वो उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ा। प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि उसके कार का गैस ही खत्म हो गया। अब इस तरीके से तो वो सब आगे नहीं बढ़ सकते। अब डेव को किसी और कार का इंतजाम करना होगा जिससे वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। डेव अपनी पूरी फैमिली को पीछे बैठने के लिए कहकर आगे चले जाता है कार ढूंढने के लिए। वहाँ बहुत सारी कार मौजूद थी और तो और उसे कई सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जिन्हें बुरी तरीके से खाया गया था। एक कार उसे अच्छी तरीके से दिखती है तो वो उसे अंदर चले जाता है और चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन डेव ने देखा कि कार के अंदर कार का ओनर छुपा हुआ है। वो बिल्कुल भी आवाज नहीं करने के लिए कह रहा था और डेव को इशारा करता है सामने की तरफ। दरअसल सामने की तरफ एक खतरनाक क्रिएचर मौजूद था जो वहाँ घूम रहा होता है। उसे जितने भी इंसान दिख रहे थे वो उसे पकड़कर खा रहा था। अब डेव और ड्राइवर तो बिना कोई आवाज से एक कार में छुपे ही रहते हैं क्योंकि अगर उस क्रिएचर को उनके बारे में पता चल गया तो जरूर वो उनके ऊपर हमला करेगा। अच्छी बात होती है कि वो क्रिएचर उन्हें सस्पेक्ट ना करके आगे चला जाता है। अब डेव धीरे धीरे कार को साइड में लेके जा रहा था जहाँ उसकी फैमिली मौजूद थी, क्योंकि दूसरी कार से इस करंट वाली कार में ट्रांसफर होना पड़ेगा, वो भी बिना कोई आवाज किए।
डेव धीरे धीरे पीछे लेकर आ जाता है और अब उसने अपनी फैमिली को इशारा कर दिया कि सामने खतरा है, हमें बहुत सावधानी से इस कार में आना पड़ेगा। तो अब टाइलर, मैडी और लारा सभी लोग दूसरी कार में ट्रांसफर होने लग जाते हैं। पर प्रॉब्लम अब ये हो गई कि उस क्रिएचर ने उन्हें सेंस कर लिया था। वो तो अब बहुत ही गुर्राने लगा और उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। अब इस पूरी फैमिली को बचाने के लिए ड्राइवर सामने आता है और उस क्रिएचर के ऊपर सॉल्ट फेंक देता है। उन क्रिएचर्स की बॉडी पर काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ था और ऑब्वियसली जैसा हमें पता है कि अगर किसी जख्म पर सॉल्ट डाला जाए तो वो जलने लगता था। यही सेम चीज उस क्रिएचर के साथ हो रही थी। थोड़ी देर तक तो वो तड़पता ही रहता है, लेकिन अच्छा मौका मिलने पर वो तुरंत ही ड्राइवर पर हमला करने आ गया। उस कार ड्राइवर की बहुत बुरी तरीके से वहीं मृत्यु हो जाती है, लेकिन इससे डेव और उसकी फैमिली को मौका मिल गया वहां से दूर जाने का। वो अपनी कार में बैठते हैं और सीधा बीहड़ वाले इलाके की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें तो अब पहाड़ों के ऊपर उन क्रिएचर्स की पूरी फौज को दिखाया गया जिनकी तादाद बढ़ती ही जा रही थी। वो बहुत खतरनाक थे और लगातार जिस भी तरफ आवाज आती वहां चले जाते। ऑलमोस्ट उन्होंने कई सारी सिटीज को पहले ही डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। डेव किसी भी तरीके से अपनी कार को उस डायरेक्शन में मोड़ता है जहां उसके अंकल टेड का बंकर था। थोड़ी देर में वो उस जगह पर पहुंच भी गए थे, बट जब यहाँ डेव और उसकी फैमिली बंकर ओपन करने के लिए दरवाजे के पास जाते हैं तो वो दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा था। किसी ने उसे अंदर से लॉक किया होता है। अब तो क्रिएचर्स की पूरी सेना उनकी तरफ भी बढ़ने लगी थी। सभी तो एकदम पैनिक कंडीशन में होते हैं कि अब क्या किया जाए। दरवाजे भी नहीं टूट रहे थे और कैमरा पर भी इशारा किया जा रहा था, लेकिन कंट्रोल रूम से कोई सुनता ही नहीं। हमें तो अंदर की तरफ दिखाया गया जहाँ पर टेड के ऊपर किसी ने गन पॉइंट करके रखा है, यानी वो किसी की वजह से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। डेव, टाइलर, मैडी और लारा सभी एकदम घबराने लगे और दरवाजा पीट रहे होते हैं। अगर वो बाहर रह गए तो ऑलमोस्ट वो सारे क्रिएचर्स उनकी बॉडी का चूरा कर देंगे। उनकी सेफ्टी के लिए बंकर का दरवाजा ओपन करना ही होगा। डेव तो बंकर के दरवाजे पर कई सारी चीजें मार कर भी ट्राई करता है, लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन नहीं था। सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि जब वो क्रिएचर उनके काफी पास पहुंच गए होते हैं तो बंकर का दरवाजा जाकर ओपन हुआ। इस मौके का फायदा उठाकर सभी अंदर घुस जाते हैं और दरवाजे को ही बंद कर लेते हैं। बंकर पूरी तरीके से लॉक होने के कारण कोई भी क्रिएचर अंदर नहीं घुस सकता। क्रिएचर्स तो वहां पर पूरे झुंड में शामिल हो जाते हैं। अंदर जाते ही डेव अपने अंकल टेड से मिल रहा था और उनकी वाइफ भी मौजूद होती है, यानी डेव के अंकल इन चीजों के बारे में पहले जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये बंकर बनाया। लेकिन अंदर पहुंचने के बाद हमें गैरेट नाम का एक सोल्जर भी दिखाया जाता है जिसने कि टेड के ऊपर पहले गन पॉइंट करके रखी थी, यानी वो चोरी चुपके यहाँ पर घुस गया होता है। गैरेट के पास तो गन मौजूद थी, इसीलिए डेव देखकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया, क्योंकि इस जगह पर गन होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर भी इन चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो सब डिनर करने बैठ जाते हैं। उनके पास तो अब रिसोर्सेज भी कम थे। मैडी तो यहाँ पर अंकल टेड से बातें कर रही होती है कि आखिर ये क्रिएचर किस तरीके के हैं, ये हम इंसानों को किस तरीके से देख सकते हैं और हमें मार क्यों रहे हैं। बंकर के बाहर अभी भी वो क्रिएचर्स मौजूद थे जिसे कि सीसीटीवी कैमरा से देखा जा रहा था। वो दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। अब यहाँ मैडी के पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देते हुए जेरेट ने ये बताया कि वो क्रिएचर्स हमारी बॉडी की हीट को देखकर हमें पता लगाते हैं। वो अच्छी तरीके से देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पावर यही है। जेरेट ने ये भी बताया कि किस तरीके से कई साल पहले जब इन क्रिएचर्स का एक और बार हमला हुआ था तो वो उसमें शामिल था और किस तरीके से वो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया। सभी उसकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड लग रहे थे, क्योंकि इस तरीके से वो खुद को भी बचा सकते हैं। जेरेट ने कहा कि क्रिएचर से बचने के लिए उसने अपने बॉडी पर मिट्टियां लगा ली, जिससे कि खतरनाक क्रिएचर उसके बॉडी के हीट को सेंस ही नहीं कर पा रहे थे, यानी कि ये टेक्निक काफी असरदार साबित हो सकती है उन क्रिएचर्स को चकमा देने के लिए। अब यहाँ बातों ही बातों में अंकल टेड डेव को इशारा कर रहे थे कि वो चाकू को पकड़ ले, यानी कि वो नहीं चाहते कि जेरेट इस बंकर में रहे। वो जबरदस्ती यहाँ पर घुसा हुआ है। डेव अपने अंकल के ये सारे इशारे को समझ गया था। गैरेट तो अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंस उन सभी को बता रहा था, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं कि एक टेंटिकल टाइप का क्रिएचर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यहाँ टेड तो डेव को लगातार इशारा कर रहा था कि तुम वो चाकू ले लो। अब यहाँ गैरेट ने बताया कि हमें एक के बाद एक निगरानी रखनी होगी, तो सबसे पहले वो नाइट ड्यूटी के लिए जा रहा है। इसी तरीके से बाकी सब एक के बाद एक निगरानी रखेंगे। पर यहाँ शायद गैरेट को टेड और डेव के उस प्लान के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि उसने डेव के हाथ में चाकू देखा था। गैरेट तुरंत ही अपनी गन निकालकर दोनों के ऊपर पॉइंट कर देता है। डेव उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी को चोट न लगे। बात यह होती है कि टेड और उसकी वाइफ स्टेला बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गैरेट यहाँ पर रहे।
ये सब उन्होंने डेव और उसके फैमिली के लिए बना कर रखा था। एक भी मेंबर के आ जाने से रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, लेकिन गैरेट जिस तरीके से लास्ट टाइम बच गया था वो चाहता है कि इस बार भी वो बच जाए और शायद इस चीज के लिए वो कुछ भी करेगा। गैरेट ने इस तरीके से गन पॉइंट करके रखा था जिससे कि सभी डरने लगे थे, बट पीछे से टाइलर उसके ऊपर जंप लगा के गन छीनने की कोशिश करता है। वो बहुत ही अच्छे से हमले को संभालता है और गन वापस ले लेता है। अब जब उसने एक और बार पॉइंट किया तो यहाँ मैडी बोलने लगी कि बाहर की तरफ से क्रिएचर्स की आवाज बंद हो गई है, शायद हो सकता है कि वो वहाँ से चले गए हों। अचानक अगले ही मोमेंट में टेंटिकल वाला क्रिएचर तुरंत ही वहाँ पर आता है और स्टेला को काट लेता है। वो तो स्टेला के चारों तरफ अपने टेंटिकल कसते जा रहा था। टेड और बाकी लोग तो यहाँ स्टेला को छुड़ाने लगे क्रिएचर से। टेंटिकल वाला क्रिएचर बहुत ही तेज था और यहाँ से वहाँ भाग रहा होता है। डेव ने भी अब जल्द से जल्द गैरेट से गन ली और तुरंत ही क्रिएचर पर शूट किया। कोई भी बुलेट उसे लगती नहीं क्योंकि वो छोटा और तेज था, बट अच्छी बात होती है कि मैडी ने चाकू की मदद से उसके बॉडी काट दी। लेकिन यहाँ पर स्टेला इन्फेक्टेड हो जाती है। स्टेला के बॉडी में उस क्रिएचर का वेनम फैलता जा रहा था और ये किस तरीके से ठीक होगा किसी को नहीं अंदाजा। सभी उस जगह पर एक साथ बैठे हुए थे और खास करके टेड एकदम परेशान था क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका होता है कि शायद उसकी वाइफ नहीं बचने वाली। या तो वो इन्फेक्शन के कारण उन्हीं क्रिएचर जैसी बन जाएगी या फिर मारी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ डेव मॉनिटर पर देखता है कि कई क्रिएचर वहां पर जमा हुए हैं और अब एंट्री होती है एक बड़े क्रिएचर की। वो क्रिएचर बाकी सभी से काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था और अपने बड़े बड़े सींग से वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। ऐसा रहा तो वो क्रिएचर्स बंकर के अंदर घुस जाएंगे। यही चीजें जब बाकी लोगों को पता चली तो उन्हें यहाँ से निकलने का ही प्लान सूझ रहा था। स्टेला तो टेड और बाकी लोगों से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, वो वैसे भी अब नहीं बच पाएगी। लेकिन टेड इस तरीके से अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता था। स्टेला ने बताया कि यहाँ से पीछे वाले रास्ते पर तुम एक माउंटेन की तरफ निकल सकते हो। इसी बात पर जेरेड बताता है कि माउंटेन की तरफ मेरी एक कार मौजूद है, उस कार में हम सभी बैठकर कहीं सेफ जगह पर जा सकते हैं। अब यहाँ फिलहाल जेरेड की बिहेवियर की वजह से कोई उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। सभी अब डिसाइड करते हैं कि वो पीछे वाले रास्ते से माउंटेन की तरफ जाएंगे। टेड अपनी वाइफ को संभालता है और सभी लोगों को अलग अलग टाइप के वेपन्स लेने के लिए कहता है। ये सब टेड ने इसी सिक्योरिटी के लिए रखा था। सभी अब पूरी वेपनरी लेकर रेडी हो चुके थे बाहर निकलने के लिए। पीछे वाले रास्ते पर उन्हें एक क्रिएचर भी मिलता है, लेकिन डेव ने उसे मार दिया था। रात का समय होने की वजह से उन्हें कोई क्रिएचर दिखाई नहीं देता तो वो आगे बढ़ने लगे थे। स्टेला तो इन्फेक्शन फैलने के कारण पहले से बहुत कमजोर हो चली थी। वो सभी तो जेरेड द्वारा गाइड किए जाने पर एक मिलिट्री ट्रक की तरफ बढ़ते हैं जिससे वो सेफ जगह पर जा सकते हैं। अब अचानक मैडी और टाइलर को एक क्रिएचर दिखाई देता है जो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा था, यानी कि वो एक जगह पर स्टक हो चुका होता है। मैडी और टाइलर को ये क्यूरियोसिटी होने लगी, इसीलिए वो क्रिएचर के पास जाकर उसे टच करके देखते हैं। ये शायद फ्लाइंग टाइप का क्रिएचर था जो शायद किसी वजह से मारा गया, पर किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि ये सिर्फ एक दूसरे क्रिएचर की चालाकी है। जमीन में से एक लंबा सा टेंटिकल निकलता है जिसने कि अब मैडी और टाइलर पर हमला कर दिया था। सभी एकदम से पैनिक हो गए और तुरंत ही उसे बचाने के लिए भागने लगे। लारा तुरंत ही उस जगह पर आकर गन की मदद से उस क्रिएचर की बॉडी पर शूट करने लगी। क्रिएचर का टेंटिकल कट जाता है और वो वापस जमीन के अंदर चला गया, यानी कि लारा ने मैडी की जान बचाई थी। डेव तो यहाँ पर जेरेड को समझाता है कि हमें एक साथ रहना होगा, नहीं तो उनमें से कोई बच नहीं पाएगा। डेव को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जेरेड उन सभी से कुछ छुपा रहा है। दरअसल उसके हाथ पर भी एक छोटा सा निशान था, जैसे कि उस क्रिएचर्स ने ही इन्फेक्ट किया है। अब वो सभी सीधा माउंटेन के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं और आगे का तबाही वाला नजारा देखते हैं। क्रिएचर्स ने पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसे कोई भी सेफ शेल्टर नहीं होते जहां वो जा सकते थे। बाकी सारे लोग जेरेड की बातें सुनकर उसके मिलिट्री कार में आ जाते हैं, बट प्रॉब्लम यही हो गई कि कार का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। जेरेड ने बहुत बार कोशिश की पर वो नाकामयाब हो गया। अब तो यहाँ उन्हें बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी क्योंकि क्रिएचर्स का एक बहुत ही बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये सारे क्रिएचर्स ग्राउंड टाइप के होते हैं जो किसी भी इंसान को देखकर अपने नुकीले नाखूनों से मार देते। अब तो यहाँ स्टेला भी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई क्योंकि उसे पता था कि वो क्रिएचर में कन्वर्ट होने वाली है, तो इस तरीके से वो बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। स्टेला ने गन उठाया और अपने हस्बैंड को उनके साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। टेड इस तरीके से वाइफ को मरने नहीं देना चाहता था, लेकिन डेव अपने अंकल को संभालता है और उन्हें गाड़ी के अंदर लाता है। स्टेला उन क्रिएचर्स का ध्यान भटकाने लगी और क्रिएचर्स उसके ऊपर झपट्टा मारकर एक ही बार में खत्म कर देते हैं। यहाँ जेरेड ने किसी भी तरीके से इंजन को चालू कर लिया था, इसीलिए अब वो कार को बहुत ही स्पीड से भगाते हुए वहां से दूर लेकर जाता है। वो सभी क्रिएचर्स तो अभी भी चारों तरफ फैलकर उनका पीछा कर रहे थे। यहाँ टेड की आंखों में आंसू था क्योंकि उसने अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया।
अब वो सभी ट्रेवल करते हुए कहीं और ना जाने के बजाय उसी माइनिंग फैक्ट्री में आ गए जहाँ से क्रिएचर्स बाहर निकले थे। उन्होंने वहां पर रेडियो से कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं करता। मिलिट्री के उस माइनिंग एरिया में पहुंचने पर वहां की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई होती है, तो इसीलिए डेव और गैरेट निकल पड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वापस लाने के लिए। वहीं बाकी सब टेड का फर्स्ट एड कर रहे थे क्योंकि उसके पीठ पर भी घाव का निशान था। यहाँ जेरेट को एकदम पसीना सा होने लगा था क्योंकि उसे पता है कि इन्फेक्शन उसके बॉडी में फैल रहा है। डेव को इतना तो पता चल गया है कि इन क्रिएचर्स के बॉडी पर सॉल्टी वाटर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है और इस केमिकल फैक्ट्री के अंदर ये सॉल्टी वाटर बहुत ही बड़ी मात्रा में थे। डेव अगर किसी भी तरीके से यहाँ के फायर अलार्म सिस्टम के पानी में वो सॉल्टी वाटर कन्वर्ट कर दे तो शायद उन पर हमला करने वाले क्रिएचर्स को मारा जा सकता है। ये सारी बातें हो ही रही थी तब तक एक क्रिएचर ने उनके ऊपर हमला भी कर दिया। टेड, डेव, जेरेट सभी मिलकर उस क्रिएचर से लड़ रहे थे और जेरेट ने तो उस पर मल्टीपल फायर भी किए। भले ही वो क्रिएचर मर जाता है, लेकिन इस मोमेंट पर जेरेट बहुत ज्यादा डर गया। वो तो अकेले ही एक चैम्बर में भागने लगा और उसका दरवाजा बंद कर दिया, यानी कि वो किसी और को अंदर नहीं आने देना चाहता था। डेव अपनी बाकी फैमिली को कहीं और लेकर चला जाता है। उसने तो अपना प्लान सभी को बताया कि किस तरीके से वो फायर अलार्म में सॉल्टी वाटर डालेगा और बाकी लोग अपनी प्रोटेक्शन करेंगे किसी भी हालत में। डेव अब तुरंत ही दूसरे रास्ते पर निकल गया अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, लेकिन अब आवाज की वजह से कई क्रिएचर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। टेड यहाँ पर अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए खुद लड़ता है, पर अफसोस मल्टीपल क्रिएचर्स उस पर हमला करने के कारण टेड मारा गया था। टाइलर ने भी अपनी गन की मदद से काफी क्रिएचर्स को मारा, लेकिन एंड में उसके भी एमो खत्म हो जाती है। वहाँ डेव भी आगे बढ़ रहा था तो उसके ऊपर भी कई क्रिएचर्स हमला करते हैं, बट वो अपनी जगह पर पहुंच गया और अपना काम कर दिया। उसने तो टाइलर को इशारा भी किया कि तुम फायर अलार्म सिस्टम को ऑन करो। ऐसा करने पर अचानक पानी की जगह पर वो सॉल्टी वाटर आने लगता है और जब ये उन क्रिएचर्स की बॉडी पर पड़ रहा था तो वो एकदम से तड़पने लगे। जो भी क्रिएचर्स वहाँ हमला करने आए होते हैं सबके सब मारे गए। अब उन्हें पता चला कि इक्लिप्स का वो टाइम अब खत्म हो चुका है, यानी वो सभी क्रिएचर्स जो बाहर निकले थे वो अब वापस से माइनिंग एरिया की उस होल में जाने लगे। शायद ये सभी वापस हेल में चले गए हैं, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जेरेट जो कि कन्वर्ट हो रहा था क्रिएचर में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो तो टाइलर के शोल्डर पर फायर भी कर देता है, बट डेव सही समय पर आकर उसे नॉकआउट कर दे रहा था। जेरेट की बॉडी को सेंस करते हुए वहां पर सेंटीपीड टाइप का एक क्रिएचर आ गया। उसने उसे पूरा एक ही बार में खा लिया होता है। डेव तो अभी भी अपनी फैमिली के साथ उस चैम्बर में था और उसने क्रिएचर से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर वही केमिकल मिलाकर फेंक दिया। वहां ब्लास्ट होने पर क्रिएचर भी मारा जाता है। डेव की फैमिली धीरे धीरे उस माइनिंग एरिया से बाहर निकलती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ पाती है, लेकिन अब सभी इंसानों को वापस से शुरुआत करनी होगी। पता नहीं कुछ सालों बाद वापस से ये इक्लिप्स वाला डे आ जाए, इसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत मेहनत लगेगी। फिलहाल तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।